नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 12 मासा के इस किताबों पर आधारित विशेष कार्यक्रम किताबनामा में, जहां पर हम किताबों पर चर्चा करते हैं। और इस चर्चा के दौरान हमारे साथ उस किताब को जिसने लिखा है वो लेखक भी हमारे साथ रहते हैं और उन लेखक से भी उस किताब के इर्द गिर्द हमारी बातचीत रहती है। आज जो किताब हमारे साथ है, हमारे पास है, वो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। नदी की आंखें उस किताब का नाम है और इस किताब को संभावना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस किताब के जो लेखक हैं उनके बारे में पहले मैं आपको कुछ बता दूं। तो वो लेखक तो ऑब्वियसली हैं ही, इसके साथ साथ वो एक कवि हैं, घुमक्कड़ हैं। उनके यायावरी के किस्से आप अक्सर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम देखते रहते हैं। वो प्रशिक्षित पर्वतारोही हैं और खेल के प्रति उनका काफ़ी रुझान रहा है और काफ़ी वर्षों का उनका अनुभव रहा है। एक एथलीट वो हैं और इस सब के साथ साथ वो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के एक संस्थान में सेवारत हैं। तो आज ऐसे बहुआयामी पर्सनैलिटी सुभाष ताराण जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमन। तो सर, किताबों के इर्द गिर्द हम बातचीत करेंगे। किताबों के अंदर आपने क्या कुछ लिखा है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस किताब के जो पहले के 2 पृष्ठ हैं जिसमें इसकी प्रस्तावना लिखी गई है और इसकी भूमिका जो लिखी गई है, जिसमें आपने भी अपनी बात उसमें की है, तो उसके इर्द गिर्द मैं थोड़ा बातचीत आपसे करना चाहूँगा। तो इस किताब की प्रस्तावना गीता गैरोला जी ने लिखी है। उसमें वो जो एक लाइन लिखती है वो मैं आपसे अपने दर्शकों को पहले तो बताना चाहता हूँ। तो वो लिखती हैं कुछ इस तरह से कि जिस युवक ने अपनी किशोरावस्था में घर चलाने के लिए मजदूरी की, दूसरों की गाड़ी चलाई और वो आज खुद के इस काम पर आज भी बेहिचक गर्व करता है। आपके जो जीवन के संघर्ष के पहलू रहे हैं, जो आपके उस संघर्ष के दिन रहे, उनसे मैं भी कुछ थोड़ा बहुत वाकिफ़ हूँ। आपसे भी उस संघर्ष के दिनों के बारे में मैं जानना चाहूँगा। लेकिन अभी सवाल मेरा ये है कि जो आपके वो दिन थे, वो जो दौर था, जो आपके संघर्ष के दिन थे, जब आप आर्थिक रूप से शायद इतने सक्षम नहीं थे, मुश्किलातों का आपको सामना करना पड़ा, उस दौर में क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि ये कभी ज़हन में ये एक वक्त के लिए भी ये सवाल पनपा कि ये जो हो रहा है, जो सब चल रहा है, जो बुरे हालात आपके चल रहे हैं, उन पर कभी भविष्य में कोई किताब आप लिखेंगे और उन एक्सपीरियंसेस को उन किताब में आप उकेरेंगे? अमन, देखो, इसमें उस वक्त कभी ऐसा नहीं सोचा था। उसका कारण था क्योंकि ये सब चीज़ें जो लेखन है और जो कविता है या कोई दूसरी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत बाद के समय में जब मैंने किताबें पढ़ी। स्कूल टाइम में जैसे सभी एक विद्यार्थी, हिंदुस्तान में क्या पढ़ाई होती है, आप किसी इम्तिहान पास करने के लिए पढ़ाई करते हो। आप कभी भी इस तरह से पढ़ाई नहीं करते हो कि मुझे इससे जानना है। आपको पता है क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको एक क्लर्क की तरह तैयार करता है। वो आपको एज ए इंसान वो बहुत बाद के समय में पढ़ाया जाता है उन चीज़ों को। शुरुआत में वो सारी चीज़ें नहीं होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ तक ये मजबूरी के दिनों की बात है या जो क्या कहते हैं आपका वो जो समय था, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सबके सामने आनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी एक पृष्ठभूमि होती है ना। उस पृष्ठभूमि को जो पृष्ठभूमि होती है उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें लोगों को पता चलनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे जैसा औसत एक विद्यार्थी जो स्कूल ड्रॉप आउट हो गया था, जो पढ़ लिख नहीं पाया था और उसके बाद का जिक्र आपने अपनी भूमिका में तो कुछ नहीं कर पाया था, वो भी अगर एक वक्त के बाद अगर संभल जाता है, अगर उसे कोई ठीक लोग मिलते हैं, है ना, तो उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा या मेरा जो सफ़र रहेगा वो किस तरह से। पहले ये जद्दोजहद थी कि किसी तरह से 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ हो। फिर ये था कि एक जब किशोर होता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं। उसे लगता है उसके पास अच्छा जूता हो, उसे लगता है उसको, तब एक आकर्षण भी होता है कि आपको देखेगा कोई तो उसको लगेगा। तो इन चीज़ों को हम इस लेवल पे नहीं पहुंच पाए थे।
तो एक ये भी एक कारण है। तो मैं इसीलिए अपनी कोई भी बात, अभी ये तो छोटा सा एक परिचय था, और ये जो सब है ये गीता दीदी की वजह से हुआ है। उन्होंने इन सारी चीज़ों को मेरे से लिया और फिर उसको ठीक किया। और क्योंकि मैंने कभी भी इस ध्येय से कि किताब छपनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए, कि कभी मैंने इस ध्येय से लिखा ही नहीं। मुझे ये, मैंने कभी भी छोटा छोटा, चाहे वो किसी पत्रिका के लिए है या सोशल मीडिया के लिए, मुझे जब कभी लगा कि ये चीज़ लोगों को पता चलनी चाहिए, तो मैंने तब इन सारी चीज़ों को लिखा। और मुझे इस चीज़ को लेकर के कि बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ बहुत शर्म करते हैं इस बात की कि अपने अतीत के बारे में बात करने के लिए, कि हर आदमी अपने आप को चाहता है कि वो राजा रहे, उसे बताया जाए कि वो किसी फलाने राज परिवार से था, थोड़ी गरीबी आ गई इस वजह से। जबकि हिंदुस्तान की हालत आपको पता है पहले से लेकर, चीज़ें बदली। आपकी चाहे जैसी भी पृष्ठभूमि रही हो, उसको लेकर झिझकना बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि वैसे तो ये कोई गलत काम नहीं है कि अगर आप मजदूरी करते हैं, अगर आप अपना पेट पालें, लेकिन मेरा जो मेन मकसद ये था, इस चीज़ को मेरा बताने का मेन मकसद ये था कि हमारा समाज उसको किस दृष्टि से देखता है। मैंने ये शायद 1-2 सेंटेंस में ये बात मैंने कही है कि हमारा समाज किस दृष्टि, वो एकदम से शोषण की उस पे आ जाता है किसी मजदूर वर्ग के लिए। ये आज भी यही नियति है। आज भी आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि जो आदमी काम कर रहा है उसको आप 100 रुपये बढ़ा के दे दो, आप घूस के 500 रुपये फालतू दे दोगे वहाँ पर जहाँ आपका कोई काम निकलेगा। तो हमारी जो ये मानसिकता है श्रम के प्रति, मेरा जो वो ध्येय है वो ये है कि श्रम को लेकर के हम इज्जत करें, श्रम की इज्जत करें, ना कि उसको कुछ इस तरह का वो करें जिसका कि कोई मतलब ऐसा शर्मिंदगी वाली बात हो। बिल्कुल। और आजकल फेसबुक प्रोफाइल में जब मैं आपकी नज़रें दौड़ाता हूँ तो बस वही सब दिखाई देता है, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, बर्फ़, ये सब। और इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं हम भी बहुत मतलब रोमांचित महसूस करते हैं कि एक शख्स जो कभी, जो मैंने आपकी भूमिका में जो मैंने पढ़ा, तो उसमें आप लिखते हैं कि मेरे जीवन में विद्यालय का योगदान इतना भर रहा है कि वहाँ से मुझे अक्षर ज्ञान हासिल हुआ है। बचपन और किशोरावस्था के दौर में स्कूल की पढ़ाई लिखाई के दौरान थोड़ी बहुत जानकारी या समझ बनने में जितने भी आसार थे वो अक्सर पारिवारिक कारणों के से बाधित होते रहे, और जिसके चलते चित्त पढ़ाई से मन विमुख हो गया। तो और आज आप इस मुकाम पर हैं, आज आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे खासा कमा रहे हैं, और अपने जो आपके शौक़ हैं उन सबको पूरा कर रहे हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी पर्वत शिखरों पर आप पहुंच रहे हैं, और किताबें आप लिख रहे हैं, कविताएं आप लिख रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए भी प्रेरणादायी है, और मेरे लिए खुद ये प्रेरणादायी है कि कैसे एक शख्स फर्श से लेकर अर्श तक अपनी पहुंच बना पाता है और वो मुकाम हासिल कर पाता है। अगला सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि नदी की आंखें ये किताब है, और इस किताब को लिखने का जो आइडिया क्लिक हुआ आपके दिमाग में वो कब हुआ, और क्या ये पहले से, इसमें जितनी भी कहानियाँ हैं, 33 कहानियाँ आई थी इसमें है, तो इन सब कहानियों को लिखने का जो प्लान था वो पहले से था, या अचानक ऐसा कुछ आपके दिमाग में प्लान आया कि मुझे एक किताब लिखनी है नदी की आंखें नाम से, और फिर नहीं ऐसा नहीं था। ये दरअसल अलग अलग कहानियाँ थी जो अलग अलग किसी पत्रिका के लिए लिखी, या किसी ने कहा कि यार कहानी चाहिए, और इस तरह से। तो इवन जैसे कभी ये हुआ कि सोशल मीडिया पे लिख दिया, तो ये वो सब था। और ये कभी भी किताब को लेकर के इसका मैंने कहा कोई कंसेप्ट नहीं था। किताब तो ये था कि गीता दीदी चाहती थी कि इसकी किताब छपे, सुभाष की किताब छपनी चाहिए। उन्होंने बहुत इसके लिए एफर्ट्स लगाए, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने डांटा, क्योंकि मैं थोड़ा लापरवाह किस्म का हूँ। मुझे ये लगता है कि ये काम हो गया, कि ये मतलब ये जो शायद ये इसको एक कंस्ट्रक्टिव वर्क कहेंगे इसको, लेकिन मेरा कभी इसमें ऐसा कोई चित्त नहीं था। कि मैंने कविताएं भी बहुत लिखी है, मैंने गज़लें बहुत लिखी है, मैंने पहाड़ को लेकर के बहुत सारे वृत्तांत लिखे हैं, लेकिन वो ऐसे इधर उधर बिखरे पड़े हैं, या कहीं किसी ने छाप दिया, या कहीं किसी को ज़रूरत पड़ी तो उसको दे दिया है, या अपना कभी छोटा मोटा सोशल मीडिया के लिए लिख दिया। उससे ये कि लोगों को पता चले। तुमने जैसे पहाड़ को लेकर का, मेरा पहाड़ को लेकर के ऐसा कभी भी ध्येय नहीं रहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। मुझे एक्चुअली मैं शुरू में जब नौकरी करता तो मैं खेलता था, गांव में भी मैं खेलता था, तो मैं एक औसत दर्जे का खिलाड़ी था। मैं बहुत ऐसा बड़ा इतना नामचीन खिलाड़ी नहीं था,
लेकिन मुझे ये था, मुझे खेलना अच्छा लगता था। उसी का मुझे, जब मैं नौकरी में गया तो मैंने फिर बाद में वहाँ पर भी मैंने जो ऑफिस के टूर्नामेंट्स होते थे उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर मैंने अच्छा खेला तो फिर मैं उधर सिविल सर्विसेज के लिए कम से कम 4-5 बार खेला, अच्छा, वॉलीबॉल खेला। लेकिन एक टाइम के बाद ये हुआ कि जब आप रिटायर हो जाते हो खेल से, क्योंकि वो तो करंट गेम है ना, आप जब तक यंग है तब तक आप उसको खेल सकते हैं, उसके बाद नए लोग आते हैं और वो आपको बीट करते हैं। अब आप ज़बरदस्ती अगर बने रहना चाहो तो ठीक नहीं तो मेरे पास एक चांस था कि मैं कोच या मैनेजर बन जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगा। लेकिन आप 40 के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, जिसमें मैं अपने आप को मतलब कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो ये हुआ कि ऐसा तो माउंटेनिंग, पहाड़ चढ़ना, तो पहाड़ चढ़ने को लेकर के ये हुआ, क्योंकि हम हिमालय की पृष्ठभूमि है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो पुरखे हैं, वो सब लोग पहाड़ की पृष्ठभूमि से। तो मुझे लगा कि इसको बाकायदा इसकी जो वैज्ञानिक तरीके से पहाड़ को समझा जाना चाहिए। तो वही चीज़ है, मैंने कोर्स किए नौकरी में रहते हुए, मैंने पेड कोर्स किए, मैंने अपनी छुट्टी। कोर्स आपने कहाँ से किया माउंटेनियरिंग का? कोर्स मैंने बेसिक कोर्स मैंने निम से किया। ओके। और उसके बाद एडवांस कोर्स के लिए भी मैं निम में जाता, क्योंकि मैं वहाँ बेस्ट कैडेट था। अच्छा। लेकिन मुझे ये लवराज धर्मशक्ति, इन्होंने कहा कि एक टेरेन से आपको कोर्स नहीं करना चाहिए, आपको एक डिफरेंट टेरेन में जाना चाहिए। तो उन्होंने ही मुझे मनाली के लिए फिर कहा, फिर मैंने एडवांस कोर्स मनाली से किया। और उसके बाद छोटे मोटे एक्सपीडिशन, मेरा सबसे मेन मकसद ये है कि जो मैं कोई गाइडेड ना करूं, मतलब मुझे कोई ऐसा ना हो कि गाइडेड होते हैं जैसे एक्सपीडिशन होते हैं, तो मैं वो ना करूं। मैं अगर हो सकता है तो अपने जो दोस्त हैं, अपने जो हमख्याल दोस्त हैं, जिनको लगता है कि अपने से करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा तो ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है इंडियंस की जिन्होंने कुछ इसमें ज़्यादा किया। लेकिन जो अंग्रेज़ है, जो फिरंगी लोग हैं, उन्होंने हिमालय को खोजा, परखा और उसके बारे में लिखा। तो मेरे अपना ध्येय यही है कि हिमालय बहुत बड़ा है और अभी तक बहुत बड़ा इलाका अनएक्सप्लोर्ड है। बिल्कुल। तो कोशिश ये रहेगी कि अगर कभी मौका मिला एक्सप्लोर करें, कुछ नया और करते रहें। और उसमें ये है कि एक्सपेडिशन में तो ये है ना कि इसमें फेल भी होते हैं, इसमें परेशानियां बहुत हैं, बावजूद उसके भी आपको पहाड़ बहुत आकर्षित करते हैं। जब आप एक उसके बाद एक ऊंचाई के बाद जब आप पहाड़ को देखते हैं तो बहुत खूबसूरत होता है। चलिए, ये तो आपके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर हमने बात की। अब थोड़ा किताब के अंदर हम घुसते हैं और किताब की जो पहली कहानी है, इस कहानी का शीर्षक है इंद्रू। पहला सवाल तो मेरा ये है, और इस सवाल में एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा, फिर संयुक्त रूप से आप उसका जवाब दीजिएगा। पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या कोई लेखक जब अपना कहानी संग्रह लिखता है, या फिर कोई कवि अपना कविता संग्रह लिखता है, तो क्या वो ऐसा भी सोचता है कि मेरी जो पहली कविता हो या मेरी जो पहली कहानी हो, उसका चुनाव वो किस हिसाब से करता है? क्या फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन वाली थ्योरी को वो यहाँ भी यूज़ करता है कि अगर पहली कविता या पहली कहानी मैं इस तरीके की चूज़ करूँगा तो जो पढ़ने वाला होगा वो उसका एक फ्लो बनेगा? वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो किताबें वगैरह जो लेखक लोग हैं, ये पूरी रणनीति के साथ किताब का करते हैं। उनकी पहली कहानी बड़ी प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि पाठक उससे बंधा रहे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये लगा कि ये कहानी इसलिए आगे आनी चाहिए कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरा जिया हुआ अतीत है। अच्छा। ये एक गांव के ऐसे आदमी की कहानी है कि जब दुनिया के लिए पता नहीं कौन कौन हीरो होते थे, तो मेरे लिए वो आदमी हीरो था, क्योंकि वो पत्थर तोड़ देता था, वो लोहे को मोड़ देता था, और उसका जो एटीट्यूड था वो, और नाम से वो सुनार था, मतलब वो उससे जाति से सुनार था। हाँ, अच्छा। और क्या कहते, काम वो लोहार का करता था, लेकिन उसका जो एटीट्यूड था वो बड़ा, मतलब उसका बड़ा इम्प्रेसिव था। मैं देखता था लोग उससे जो क्या कहते ऊंची कास्ट के लोग होते थे, वो भी उसके साथ बड़े बहुत तहजीब और बड़े डरे से रहते थे। तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि यार ये, मतलब एक आपके जो बचपन में जब रहता है आपको एक जो नायकत्व आप देखते हैं किसी व्यक्ति में, तो वो था। तो इंद्रू की कहानी के बारे में थोड़ा सा, अगर मैं स्पॉइल तो नहीं कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा। तो इंद्रू जो है उसका जो कैरेक्टर है वो
बहुत सख्त है, बहुत कड़क टाइप का है, बहुत गंभीर दिखने वाला वो आदमी है। और गांव के जो बच्चे हैं वो उससे खौफ खाते हैं, बहुत डरे सहमे रहते हैं। उन बच्चों के माँ बाप, घर वाले उन बच्चों को जैसे फिल्म शोले में कहा जाता है कि भाई गब्बर आ जाएगा, हाँ। सो जा, जल्दी सो जा। तो उसी तरीके से इस कहानी में भी उन बच्चों के घर वाले इंद्रू के लिए ये कहते थे कि भाई, अपने बच्चों के लिए ये कहते थे कि जल्दी सो जा वरना इंद्रू आ जाएगा और आपके कान काट लेगा वो। तो इस तरीके का कुछ है। और एक जो बहुत रोमांचित करने वाला वो मुझे लगा पल, जब उस चट्टान में डायनामाइट लगा होता है और वो बच्चा उसकी तरफ आ रहा होता है, उस बच्चे को पता नहीं होता, वो बच्चे शायद आप ही रहते हैं। तो इंद्रू और उसका भाई साइड में जाके देख रहे होते हैं कि कब ये फूटेगा, कब ये चट्टान डायनामाइट से फूटेगी। वो बच्चा जा रहा होता है और इंद्रू की नज़र उस पर पड़ जाती है और इंद्रू बड़ा घबरा जाता है, वो डर जाता है और दुबक कर मतलब दौड़ कर उसके पास जाता है, उसको अपने गोद में लपक लेता है। और इस दौरान उसकी आंख में आंसू भी होते हैं, उसके चेहरे पे एक हंसी भी होती है। वो उस बच्चे पर अपना हाथ फेर रहा होता है और उस बच्चे से मजाकिया तौर पर बातचीत भी कर रहा होता है। और ये वो लम्हा था जब वो बच्चा, उस बच्चे की नज़र में इंद्रू की छवि बहुत अलग थी, जैसा वो सोचता आ रहा था वो उससे बहुत उलट छवि थी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी इस। हाँ, इससे मतलब वो एक व्यक्ति की संवेदनशीलता का पता जब आप उससे रूबरू होते हो अचानक से, तो वो आदमी आपके लिए, वो पहले ही आपके लिए एक उसका वो था कि वो नायक की तरह था आपके लिए कि हीरो है ये, तो कुछ भी कर सकता है, पत्थर तोड़ दे, पत्थर बहुत मजबूत। देखो एक चीज़ है, आपका बाल मन जो है ना, हमेशा इन चीज़ों को बहुत कहीं ना कहीं एक उसमें जाके सोचता है कि अरे ये पत्थर, लोहा, ये मजबूत चीज़ है, यार लोहे की तरह मजबूत बन, ऐसा बोल, मतलब एक जब आपका प्रोसेस हो रहा होता है, आपको समाज आपको बना रहा होता है, तो ये चीज़ें आप बहुत अंतर मन में कहीं बहुत बुन रहे होते हैं कि कैसा। तो इंद्रू का वही है, इंद्रू बहुत कड़क और इस तरह का आदमी, मुझे उसके पास जाने में डर लगता था, मैं उससे बच के निकलता। लेकिन उस टाइम जब मुझे पता चला कि वो कितना सेंसिटिव है, उसके अंदर कितनी संवेदनशीलता है, कि उसके लिए वो डर इस चीज़ का था, वो डर ऐसा नहीं था कि इस बच्चे को, अगर वो ये था कि अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो वो कितनी मतलब उसकी है ना, वो तो संवेदनशील व्यक्ति का जो एक दूसरा पक्ष है, उससे जब आप रूबरू होते हो तो आपको लगता है तो कहीं ना कहीं इंद्रू भी मतलब बाहर से जो जितना दिखता था वो अंदर से वैसा था नहीं। तो वो बहुत बहुत मतलब वो पहले तो उसकी छवि ये थी कि वो लोहा पीटता है, पत्थर तोड़ता है और बहुत नाराज रहता है, बहुत एग्रेसिव रहता है। लेकिन अचानक से वो जब आप उसकी दूसरा पक्ष देखते हो तो आप एकदम भाव विभोर हो जाते हो और आपकी उससे दोस्ती हो जाती है। तो अगला सवाल सर मेरा ये है कि इस किताब में 33 कहानियाँ हैं, जिसमें से 17वीं जो कहानी है उसी कहानी का शीर्षक आपने इस किताब को भी दिया है। जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, कहानी क्या कहें उनको, किस्से आप कह सकते हैं। किस्से हैं, वो किस्से हैं, किस्से कह सकते हैं। तो और इन 33 कहानियों में, 33 किस्सों में 17वां जो किस्सा है उसका जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूँ। उस कहानी का जो शीर्षक है वही शीर्षक आपने इस किताब को भी दिया है, क्या कारण है? दरअसल उसका कारण ये है कि आप एक बहुत लंबे समय तक कोई किसी चीज़ को आपके जेहन में आपके छप जाती है, जिसको आप कहीं और जगह भी विजुअलाइज करते हो एक बहुत लंबे समय से, और आप उस चीज़ को भूलते नहीं हो। तो यही कारण था कि मुझे लगा था कि इस जो कहानी है वो उसमें तुमने देखा होगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अलग से कुछ हो, वो बहुत एक नॉर्मल सा दो जनों के बीच में जो संवाद हो रहा है वो है। और एक छोटी सी बात को मतलब कि जो इतना विजुलाइज कर रहा है, हाँ, तो वो उसको रिलेट करते रहता है, उन चीज़ों से रिलेट करते रहता है। और मुझे लगता है वो ये कहानी एक्चुअल में क्या है कि ये एक मेरा मित्र था, तो उसके साथ जब ये इस तरह की घटना कुछ थी उसके साथ, तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ था कि एक आदमी इतने लंबे समय तक किसी को कैसे याद रख सकता है, या किसी परिदृश्य को
किसी मतलब देखी हुई चीज़ को कैसे दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करता है। तो यही कारण था कि ये कहानी मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी इस किताब का शीर्षक होनी चाहिए। बल्कि मैं तो आपको बताऊं, मुझे इस कहानी, मतलब मैं ऐसा, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी मुझे 24 मई लगी। और किन्नौरी लड़की मुझे शानदार लगी। और इसके अलावा कई सारी कहानियाँ जो हैं वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी जोर देती हैं। जैसे इंसाफ का तकाजा हो गया, ईमानदारी की बात हो गया, और कई सारे पॉलिटिकल सटायर भी अपनी कहानियों के माध्यम से आप कर रहे हैं। तो वो सारी कहानियाँ भी बहुत शानदार हैं। लेकिन 24 मई और किन्नौरी लड़की जो है वो दोनों मेरी फेवरेट कहानियाँ हैं। तो उनमें से मेरे हिसाब से अगर मैं इसका राइटर होता तो मैं उसका नाम इन्हीं में से कुछ एक लगता। हाँ, नहीं बिल्कुल। जो किन्नौरी लड़की है ये भी मेरे बचपन का एक। अच्छा, ये झूठ मत बोलिएगा आप कि ये इसमें कैरेक्टर कौन था जो असल में था, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है ना सच्चे अनुभवों की दास्तां गोई। हाँ, तो इसमें कैरेक्टर, अच्छा, ये मैं था तब। मुझे लगता है मैं मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ता था। अच्छा। और वो एक बड़ा शानदार समय था। वो ऐसा समय था कि जब आप जब बड़े हो, वो ये मैक्सिमम जो इसमें जो घटनाक्रम है वो मैक्सिमम वो है जो मतलब मेरे बाल्यावस्था के हैं, किशोरावस्था के हैं। और जिन चीज़ जो चीज़ें एक्चुअल में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को देर तक तब याद रखते हैं जब आप पर उनका कुछ प्रभाव पड़ता है और आपके अंदर उस बात को एक्सेप्ट करने की हिम्मत आती है। बिल्कुल। ये मतलब कई चीज़ें हैं कि आपने इसमें देखा होगा, ये जो किन्नौरी लड़की है कि वो उनको धमकाता है कि तुम इधर से कहाँ जा रहे हो, तो वो लड़की पत्थर उठा देती है। तो उसका सारा आपने वो खत्म हो जाता है। आपका जो सारी दादागिरी है जो आज की डेट में अमूमन सबके अंदर ये मुझे लगता है ये जीव प्रत्येक का स्वभाव है कि वो अपनी जगह को लेकर के, हाँ, कि अपनी गली में वाला अपनी गली में, वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देख सकते हैं। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। तो किन्नौरी लड़की ये वाला है। और दूसरी चीज़ ये कि वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब वो अपने जीवन में आपने बहुत बार बहुत मुश्किल समय से गुजरते हैं, आप बहुत खतरनाक परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो एक जो कुत्ते वाली परिस्थिति थी, जो उनका कुत्ता था जाता है कि अगर वो मैं जरा भी चूक जाता तो वो उधेड़ देता। उसने कई, वो ज़माना ऐसा था कि तब इतने इलाज की भी कोई वो नहीं रहती थी, तो वो उस किस्म का ज़माना था। तो एक दूसरी जो कहानी है जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत शानदार आपने लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से उसे बुना है, और ऐसी कहानियाँ लिखी भी जानी चाहिए, जिसका शीर्षक है आदमी होने का सबक। तो इसमें तो एक जो वन गुजर जो है वो गलती उसकी रहती नहीं है, लेकिन फिर भी जो दूसरा आदमी है उस पर हावी हो जाता है, उस पर हाथ छोड़ देता है, और उसे देखते देखते फिर जितनी भी बाकी भीड़ है वो उस पर हाथ छोड़ने लगती है। लेकिन इस बीच क्या होता है कि एक बुजुर्ग जो है वो उस वन गुजर को बचाने की पूरी कोशिश करता है, और शायद उस भीड़ का हिस्सा आप भी रहते हैं। तो बाद में फिर हम देखते हैं कि वो बुजुर्ग उन सब को जो उस पर हाथापाई कर रहे होते हैं, उस उन्मादी भीड़ को साइड करके उनको ये बताते हैं कि भाई, जैसा कि आपने इस किताब में भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहता हूँ उस चीज़ को। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि पक्ष हिंदू मुसलमान का नहीं होता, पक्ष सच्चाई का होता है, पक्ष न्याय का होता है। और ये बात अपने आप में बहुत अहम है, खासकर आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दौर में हम जब देख रहे हैं कि बस हिंदू मुस्लिम लड़ाई मारकाट चल रही है। टीवी चैनल्स में भी हम देख रहे हैं कि बस इन्हीं पर डिबेट चल रही है, और इसी से आम जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। और फिर वो लास्ट में एक और बात कहते हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं, आप ही उस चीज़ को लिख रहे हैं कि बुजुर्ग के प्रतिरोध और उनके द्वारा कई बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। ऐसा सबक जो मुझे कोई किताब नहीं सिखा पाती, उस दिन मुझे हासिल हुआ। और वास्तव में हमारे जीवन में कई दफ़ा हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं, कई दफ़ा हमें हमसे ऐसे लोग रूबरू हो जाते हैं जो हमें एक अच्छी सीख देते हैं। इस कहानी के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ डिटेल। इस कहानी को लेकर के ये एक्चुअल में मैंने एक सत्याग्रह में एक इतवार को एक कॉलम आता था जब मैं छोटा बच्चा था। अच्छा। तो उसको लेकर के मैंने भी लिखा था। इतवार को एक कॉलम आता, शायद अभी भी मेरे ख्याल से वो आता है या नहीं आता, मुझे नहीं पता। तो मैंने उन्होंने कहा था कि जब मैं छोटा बच्चा था, उसको लेकर के कोई एक
तो मैंने ये कहानी उसको लेकर के लिखी थी। अच्छा। और ये भी मेरे जो वही किशोरावस्था वाला जो दौर था, ये उसी दौर का समय था। उसी दौरान के समय का ये मैंने उनको लिखा था। और मेरे ख्याल से ये दरअसल क्या है कि मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि इसमें सारी बहुत बढ़िया कहानियाँ हो सकती या किस्से हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत अच्छे जिन पर बात होनी चाहिए। तो ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं ये जो साहित्यिक बिरादरी है इसमें मेरा कोई मतलब ऐसा दखल नहीं है, ना इसमें मेरी कोई इतना परिचय है। जितने लोगों का है वो दरअसल ये जो क्या बोलते हैं, जो ये हिंदी साहित्य है, हाँ। ये एक तो बहुत ऐसा हो रखा है कि बहुत ज़्यादा किताबें आ रही है, बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। तो ऐसे में कोई किसी किताब को या किसी कहानी को लेकर कोई बात करने का कोई ऐसा मतलब आपके पास कोई अचानक से नहीं आएगा जो आपकी कहानी उठाएगा और उस पर बात करेगा। तो इस तरह का नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं वो 100 साल बाद भी जिंदा रहेंगी। और जो 100 साल बाद भी उनका असर वही रहेगा जो आज है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो मानव स्वभाव होता है वो दिनों दिन और ज़्यादा उनकी जो संवेदनशीलता में कमी आ रही है। तो ये चीज़ें कभी भी पढ़ी जाएगी, आज नहीं, 100 साल बाद, उसका असर 200 साल बाद, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब कुछ ना कुछ निकलेगा। ऐसी में उम्मीद करता हूँ। बाकी देखते हैं। इसकी भूमिका में जो अपनी बात कही है, उसमें एक इंसान का जिक्र है जिनका नाम है फतेह सिंह, बाबू फतेह सिंह। हाँ। बाबूजी फतेह सिंह, जिन्हें आप शायद बाबूजी भी कहकर बुलाते थे। उनको सभी लोग बाबूजी कहते थे। अच्छा। उनको सभी लोग बाबूजी कहते थे। और मैं उनके पास जब नौकरी करता था, यहीं देहरादून में नौकरी करता था। अच्छा। वो यमुना कॉलोनी में रहते थे। अब शायद पता नहीं अब वो नहीं है। उनके बारे में जरा हाँ, वो दरअसल वो बेसिकली वो त्यूनी में है। वो जो शायद मैं आपको बताऊं, वो जो यहाँ के ये जो मंत्री होते थे गुलाब सिंह, उनके भाई थे। अच्छा। ये जो प्रीतम सिंह जी है जो चकरा तहसील विधायक है, इनके वो चाचा जी थे। अच्छा। तो हमारे से उनका पारिवारिक मेल जोल अच्छा था। समय ऊपर नीचे सबका हो जाता है, ये दुनिया है, इसमें कोई ऐसा नहीं है यार। तो लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे जो परिवार से उनके बड़े अच्छे संबंध थे और वो हमारे घर आते जाते थे। तो उसी दौरान उन्होंने मैं उनके साथ काम करने लगा। तो मैं तब तक मेरा काफ़ी तजुर्बा था कि दुनियादारी से मैं 2-4 हो चुका था। वो ज़माना बड़ा अजीब किस्म का ज़माना था। वही लोग आगे जाते हैं जो छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लेते हैं। नहीं, आगे तो क्या, आगे पीछे तो क्या है, ये जीवन जीना है। तो अगर आप जीवन जीना सीख लो ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप क्या करते हो, आप इस दुनिया के लिए क्या करके जाते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन आप अपने मर्जी का, अपने हिसाब से जीवन जीने लायक बनते हो या नहीं। उम्र तो किसी को भी मिल जाती है, लेकिन उसको जीता कौन है ना, उसको अच्छे से जी कौन पाता है। ये मुझे लगता है कि एक मैंने जो सोचा, तो मुझे ये लगा कि ऐसे लोगों के साथ निकल के, ऐसे लोगों की सोबत में आप कुछ ना कुछ सीखते। उससे पहले मेरे लिए कोई मतलब नहीं था कि कोई क्या दुनिया कैसी है। उन्होंने, मुझे लगा इतना आत्मीय भी कोई हो सकता है काम करने वाले से। एक जैसी एक आदर्श दुनिया जो हमने जिसके बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में हमने बाद में पढ़ा कि एक आदर्श दुनिया ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ सब बराबर होने चाहिए, जिसको हम समाजवाद भी कहते हैं, जिसको बड़ा, हालांकि वो कम्युनिज्म जिसको हम कहते हैं, जिसको बड़ा ख़राब माना जाता है। तो वो चीज़ हमारा जो समाज है, आज नहीं तो कल शायद हो सकता है एक दिन ज़रूर समझे इस बात को, और सबके लिए, ताकि क्योंकि हर एक की क्षमताएं अलग अलग हैं। आप उस भेड़ चाल में उसको दौड़ाते हो, वो 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर की स्पीड में चला जाएगा, और वो ज़्यादा जोर लगाएगा तो गिर जाएगा। क्यों ना आप उसको 10 किलोमीटर वाली रेस में रखो ना। वो 10 किलोमीटर में ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो उसको 10 किलोमीटर, उस 10 किलोमीटर को आप अप्रिशिएट करेंगे, तो वो आदमी भी सुख चैन से ज़िंदगी जिएगा, बहुत आराम से, वो उस होड़ से बाहर हो जाएगा। तो एक ऐसी दुनिया की कल्पना कि जहाँ पर जो जितना जिसका
एफर्ट्स है, प्रयास है, उसको उतना इज्जत के साथ मिले, उसको उसका शोषण ना हो, ऐसी दुनिया की कल्पना। तो फतेह सिंह जी के लिए ही आपने ये किताब भी समर्पित की, ऐसा आपने भी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ये दरअसल ये लास्ट मोमेंट में ये हुआ कि ये किताब तो मैंने कहा कि ये उस आदमी को देनी चाहिए जिसने मुझे, ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार वाले मेरा अच्छा नहीं चाहते थे, सब अच्छा चाहते थे, लेकिन उनका एक्सपोज़र उतना नहीं था। बिल्कुल, उनका कोई एक्सपोज़र ऐसा नहीं, वो गांव के लोग थे जैसे अमूमन होते हैं, उनके लिए ये था कि हमें आगे क्या करना है उनके लिए। लेकिन वो इन सब चीज़ों पढ़े लिखे आदमी थे, वो हालांकि पेशे से ठेकेदार थे, उनकी आरा मशीन थी, वो बहुत आप क्या कहेंगे उनको, बहुत टेक्निकल आदमी थे, वो हर मशीन वगैरह पुर्जे खोलने जब फालतू होते थे उसमें लगे रहते थे। तो एक जिसको बोलते हैं ना जिज्ञासु आदमी थे। तो ऐसे लोगों का आपके जीवन पे बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल, और ऐसे इंसान हम हर किसी के जीवन में कोई ना कोई होना चाहिए, जो आपको मोटिव करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब साहित्य की तरफ थोड़ा हम बातचीत कर लेते हैं, बस 3-4 मेरे छोटे छोटे सवाल हैं, उसके बाद हम बस इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। तो एक सवाल तो ये है कि इस किताब में, जो नदी की आंखें किताब है, सीधा सादा सवाल है मेरा, बिना किसी लाग लपेट के, सच कितना है और फिक्शन कितना है? इसमें कहीं कहीं कुछ फिक्शन है, जैसे नदी की आंखें कहानी है, वो फिक्शन है, वो मतलब कुछ घटनाओं को जोड़ के वो फिक्शन है, वो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जिसमें डिटेल्ड है, जिसमें डिटेल है कि ये बात है, वो सही बात है, वो पूरी सही बात है, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है। मैं अभी पूरी तो याद नहीं कर पाऊँगा कि कितना इसका, मतलब इसकी जो कैटेगरी है वो मैं क्लियर नहीं, मैं ऐसा बता नहीं सकता हूँ आपको कितनी कहानियाँ कैसे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी है जो मतलब मेरे जीवन में जो खुद घटी है और मैंने उनको लिखा है। और ये कितना ज़रूरी होता है कि किसी कहानी को बुनने के लिए, किसी सच्चे किस्सों को बुनने के लिए उसमें फिक्शन का पुट डाला जाए, ये किसी एक कहानी को बुनने के लिए कितना ज़रूरी होता है? ये ऐसा है कि अगर आप उसको आदर्शवाद का लबादा पहनाना चाहते हो तो आप फिक्शन डाल दीजिए, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी घटना है जिससे आप प्रभावित, मैंने कहा ना, मैंने ये कभी भी किसी दूसरे के लिए नहीं लिखा, मुझे जिस चीज़ ने प्रभावित किया, मुझे जो चीज़ ये लगी कि मुझे ये चीज़ जिस चीज़ ने मेरे जीवन में प्रभाव डाला, मैंने उस चीज़ को लिखा। उसका कारण ये था कि मुझे लगता था कि ये बात दूसरे को भी पता चलनी चाहिए, ये मेरे जीवन में घटना घटी है, ताकि कम से कम किसी के साथ ऐसा ना हो कि इन चीज़ों को लेकर के कोई अपने आप को छोटा समझे, अपने आप को, क्योंकि ऐसा है ना, जब आपको एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है तब आपके लिए दुनिया कोई, फिर सब ठीक है, सब बढ़िया, लेकिन जब आपको एक्सपोजर नहीं होता तब आप हर चीज़ से घबराए हुए रहते हैं। आपकी अच्छाई भी होगी ना, उसको भी आप चाहो यार पता ना लगे किसी को, कहीं ऐसा ना हो जाए इस चीज़ को लेकर के कोई मेरा मजाक उड़ाए। तो ये तो इसमें कई सारी कहानियाँ हैं जिनमें कई सारे पात्र हैं, जैसे एक मिर्च की महिमा है जिसमें श्यामलाल और वसीर अली नाम के 2 पात्र हैं, और भी कई कहानियाँ जिनमें अलग अलग पात्र हैं जिनको आपने एक नाम दिया है, वो नाम कितने सच हैं? और एक और ये मेरा पर्सनल, मैं इस सवाल के जवाब को जानने के लिए दिलचस्पी रखता हूँ कि कोई कहानी है, उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें बाकी कैरेक्टर भी होंगे जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उनके नाम उन किरदारों को अपनी कहानी में दर्ज करने के लिए उनकी अनुमति कितनी ज़रूरी होती है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी घटना को अपने नज़रिए से देख रहे हैं तो किसी की अनुमति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मान लिया कि रास्ते चलते हुए एक आदमी गाड़ी से जा रहा है, एक गाड़ी गई, आपने उसको लिखा, तो मुझे लगता है कि वो जो गाड़ी चला रहा है उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं। अच्छा, जहाँ तक अच्छा या बुरा है उस आदमी का, उस आदमी ने मान लिया बहुत अच्छा काम किया है, तो भी वो आपका वो आपका नज़रिया है। उसने कोई ख़राब काम किया है तो भी वो आपका नज़रिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समाज है, आप पात्र तो इसी से उठाओगे ना, आप ऐसा तो नहीं है कि सबकी परमिशन लेते रहोगे। नहीं, लेकिन कोई जो पात्र ऐसा है जो कोई गलत काम कर रहा है और नहीं चाहता कि आपकी कहानी में वो आए, तब मैं ये चीज़, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक जो सही घटनाएं हैं
उसमें मैंने पात्रों को नाम नहीं दिए, मैंने उसको किसी ऐसे इस तरह से रखा है। मान लिया कोई वो किसी उस बुजुर्ग मुसलमान से लड़ रहा है, हाँ। तो उसका कोई नाम नहीं। और जो श्यामलाल और वसीर अली नामी, क्या ये सच है? श्याम नहीं, ये फिक्शन है, फिक्शन, ये फिक्शन है। हाँ। ये किसी घटना पे है, ये किसी घटना पे है जो एक मतलब आपने जैसे फिक्शन मैक्सिमम वो चीज़ें मैंने कोशिश ये की है कि जो मैंने किसी दूसरे से बात सुनी उसको मुझे लगा कि मुझे ये, उससे मैंने वो बात लास्ट तक सुनी है, वही बात सुनी है कि मैं ये इस तरह से हुआ। तो मुझे लगा कि इनको अच्छा उन लोगों के नाम मैंने बदले हैं, उन लोगों के वो नाम नहीं रखे, पर वो है, वो वाकया सच का है। हाँ, मतलब काफ़ी ऐसा वाकया है कि उसमें जो घटनाक्रम है, उसमें जो है वो शब्दों का हेर फेर थोड़ा सा करके उसको थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए, नहीं तो सीधी सिंपल सी चीज़ है कि वो एक दूसरे को जो मतलब चैलेंज दे रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा कर सकता तो मैं ऐसा कर और वो उनका देखो, वो उनका अपने धर्म के प्रति इतनी आस्था है कि उन्हें लगता है कि मिर्च कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन मिर्च तो मिर्च, उसके बाद वो भागने वो लग तो जाते हैं। हाँ, वो आपके जो ईश्वर है और आपके जो खुदा है उनसे ऊपर है, वो तो उसकी तो प्रकृति है ना, वो मिर्च की प्रकृति है ना, कि आप मिर्च को समझने के लिए आपको मिर्च के बारे में आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, उसकी सच्चाई। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आज की डेट में भी होता है कि आप नहीं मानते हो कोई बात, है ना। तो ये चीज़। एक अंतिम सवाल मेरा ये है, हम कोई कहानी लिखते हैं, उसमें कितना ज़रूरी हो जाता है कि हम जटिल से जटिल शब्दों का यूज़ करें। ये सिर्फ देखिए, एक तो उर्दू के बहुत सारे शब्द यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे जटिल शब्द होते हैं जिनको यूज़ करके वो जो साहित्य होता है वो प्रभावशाली बनाया जाता है, ऐसे कई सारे लेखक मानते हैं। आपके इस पे क्या राय है? नहीं, भाषा बहुत साधारण होनी चाहिए, कोशिश ये रहनी चाहिए, मैं अपने आप मानता हूँ कि मुझे खुद ऐसी भाषा अच्छी लगती है कि जो बिल्कुल बहुत साधारण हो, जो एक रास्ते चलते हुए आदमी के मुंह से भी आप सुनते हो, या जो इस तरह के आम बोलचाल की भाषा। हिंदी एक्चुअल में क्योंकि बहुत नई भाषा है तो उसको ना बहुत जटिल बना दिया गया। उसके जो शब्दकोश है मैं खुद नहीं जानता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको मुझे गूगल ट्रांसलेटर में डालना पड़ता है, फिर उसका अंग्रेजी मतलब पता, तब मैं समझता हूँ कि इसका मतलब ये है। तो ऐसा है, तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत जो आम बोलचाल है वो शब्द हो, और उसमें जहाँ तक उर्दू की बात है तो उर्दू के बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में है, तो वो इस्तेमाल अपने आप ही हो जाते हैं एक फ्लो में। मैं अभी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ना तो मैं कोई लेखक हूँ, प्रोफेशनल लेखक हूँ, ना मैं ये सब शौक़ के लिए करता हूँ। मुझे इससे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ना इससे कोई आमदनी के लिए मैं करता हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरे विचार है, जो मुझे लगता है, हो सकता है इसमें बहुत सारी, जिस दिन इस किताब का कोई क्रिटिसाइज़ करेगा उस दिन मुझे हो सकता है बहुत तकलीफ़ हो, कोई आदमी कहेगा ऐसे कैसे, जैसे आपने ही अभी सवाल किया कि कितनी ज़रूरी है अनुमान, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब, लेकिन मैं बिल्कुल सही बात है। तो हो सकता है कि एक बार को मैं ये कहूँ कि अरे यार ये तो सवाल तो सही, मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा लेखक भी नहीं हूँ कि मैं किसी इनाम किताब के लिए लिखता हूँ या किसी उस फेम के लिए। मुझे जब लगता है कि मुझे इस पे लिखना चाहिए, मैं लिखता हूँ और उसको किसी ना किसी माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी चीज़ मेरे दूसरे जो मेरे शौक़ है या दूसरा में जो हॉबी है, मैं माउंटेनिंग करता हूँ, मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं एवरेस्ट के लिए जुगाड़ नहीं कर सकता हूँ। वो आप फंडिंग आजकल आप है ना, फंडिंग का बहुत बढ़िया साधन है। आप जाइए, आप बढ़िया प्रेजेंटेशन दीजिए, मैं फलानी जगह हूँ, और आप बढ़िया एक आजकल CSR से लोग यही कर रहे हैं मैक्सिमम लोग कोई, और फिर वो जो वहाँ जो है ना, वहाँ आप नहीं चढ़ते हो, एवरेस्ट में आप नहीं चढ़ते हो, आपको शेरपा चढ़ाता है, वहाँ रोप लगी हुई है, आप टूरिस्ट की तरह जाते हो। हाँ, आपका इतना ज़रूर है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, वो प्रसिद्ध होने की इच्छा शक्ति, जिस दिन ये होगा ना कि एवरेस्ट का कोई पूछने वाला नहीं, उस दिन वहाँ वो लोग नहीं चढ़ेंगे। मैं बताऊँगा आपको कि अभी मैं पीछे देख रहा था, एक हमारे किसी बताया कि एवरेस्ट चढ़ के आ गई है, लड़कियाँ एवरेस्ट चढ़ के आ गई है, तो बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन अभी 46 साल बाद चांगाबांग पीक चढ़ी गई। वो उस पीक को कईयों ने अटेम्प्ट किया है, वो इंडिया में इतनी सारी पीक है। चांगाबांग अभी वो दो न्यूजीलैंड के, एक शायद ऑस्ट्रेलिया का, इस तरह 3 लोगों ने, उन्होंने उसको क्लाइम किया अप्रैल और मई में, और वो 46 साल में। अभी उनको, मुझे लगता है कि उनको जो गोल्डन आइसेक्स अवार्ड है वो पर्वतारोहण के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, वो उनको मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 46 साल बाद उस रूट को, साउथ फेस को क्लाइम किया है। तो इन चीज़ों को लेकर के हमारा जो मीडिया है, हमारे जो बाकी जो स्पोर्ट्स को, एक्चुअल में ये क्या है, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ये और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें केवल चढ़ना नहीं है, इसमें चढ़ने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, आप कैसे, क्या आप खुद, इसका मेन वो है जैसे शुरू से। तो और दूसरा, हिमालय, जो हमारा हिमालय है, वो इसमें अनएक्सप्लोर्ड बहुत है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। उनको लगता है यार अच्छा वो भागीरथी के पीछे एक अननेम्ड पीक है, देखिए इतनी 6800 है, क्या करना चढ़ के, वो बहुत मुश्किल है, और उससे वो एवरेस्ट से कई गुना ज़्यादा उसमें आपके एफर्ट्स लगेंगे, आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर नई परिस्थितियों में काम करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को हम नहीं सोचते, हम अभी तक उसी में है कि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, ये नहीं है कि कुछ यूनिक है, छोटा भी है। हिमालय में जो है, हिमालय को लेकर के जो है, वो कभी इस तरह का थॉट आया नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे तो ऐसा ज़रूर होगा कि हिमालय को एक्सप्लोर किया जाए। बिल्कुल, है ना। चलिए, पर्वतारोहण के ये आपका ये जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं आपकी कहानियों में भी दिखता है। हाँ। और अब हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। तो ये पूरी किताब पढ़कर जो मुझे मोटा माटा लगा, आपकी इस किताब के अंदर जितनी भी कहानियाँ हैं उनमें प्रकृति के 5 तत्व मौजूद हैं। मतलब अग्नि, जल, हवा, आकाश, धरती, सब कुछ मौजूद है। और इसके अलावा नदियाँ, जानवर, इंसान सब मौजूद हैं। अच्छे इंसान भी हैं तो बुरे इंसान भी हैं, आशिक मिजाज इंसान भी हैं तो भीड़ में पिटते किसी युवक को बचाता एक बुज़ुर्ग इंसान भी है। और अंधविश्वासों पर आपने इस किताब में बात की है। हिंदू मुस्लिम के बीच कैसे संबंध आजकल चल रहे हैं उन पर आपने इस किताब में बात की है। और तमाम ऐसे पहलुओं पर आपने इस किताब के अंतर्गत बात की है। प्रेम पर आपने बात की है। इंद्रू जो करैक्टर है वो बाहर से बिल्कुल कठोर मन रहता है, कठोर टाइप का दिखता है, लेकिन अंदर से वो इतना ही कोमल हृदय इंसान है। उस करैक्टर को आपने दिखाया है। किन्नौरी लड़की का शानदार चित्रण आपने किया है। 24वें वाली कहानी भी बहुत शानदार है। तो इस किताब में मौजूद तमाम कहानियाँ मुझे बहुत शानदार लगी। और मैं पर्सनली अब थोड़ा ईमानदारी से भी आपको ये बात बताऊं कि ये किताब हमारे ऑफिस में बहुत पहले से रखी गई थी, लेकिन पढ़ने का मेरा कभी इतना वो नहीं हुआ, ईमानदारी से बताता हूँ। लेकिन फिर हमारे जो संपादक महोदय हैं उन्होंने कहा कि भाई एक इंटरव्यू करना है सुभाष तराण जी का, और फिर 2-3 दिन में ये किताब पढ़ी गई और इसके लगभग सारे कहानियाँ इसकी पढ़ी गई। और मुझे पर्सनली बहुत शानदार ये कहानी लगी, बहुत रोमांचित महसूस मैंने इन तमाम कहानियों को पढ़कर किया। आपके जीवन का जो ये संघर्ष का दौर रहा, जब आपने बहुत मुश्किल हालातों का सामना किया और फिर आप आज इस मुकाम पर हैं, अपने मेहनत के बूते इस मुकाम पर आज आप पहुँचे हैं, आप अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, जो कि हम जैसे लोग, हम जैसे अभी जो इस फील्ड में आगे बढ़ ही रहे हैं, हम भी यही सोचते हैं कि भाई घूमें फिरें, लिखें, ये सब चीज़ें करें। तो कहीं ना कहीं आप भी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। और तो ये इस किताब की सारी जो कहानियाँ हैं वो मुझे बहुत शानदार लगी, बहुत अच्छी लगी। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस किताब को खरीदिए। ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह उपलब्ध है। अमेज़ॉन पे है, फ्लिपकार्ट पर नहीं है। अच्छा, तो अमेज़ॉन पर ये किताब नदी की आँखें उपलब्ध है और 250 रुपये इसका मूल्य है। और बहुत शानदार तरीके से सुभाष दा ने इसे बुना है और कई सारी कहानियाँ इसमें सामाजिक विषयों पर भी बताई गई है, बुनी गई है, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो कहानियाँ जीवन के ऐसे मूल्यों से आपको वाकिफ़ कराती हैं, रूबरू कराती हैं, जिनके बारे में हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर एक अंतिम अनुरोध मेरा आपसे ये भी रहेगा कि क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा कि इस वीडियो का अंत जो है वो सिर्फ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हो। आप एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, तो कुछ
लाइनें अगर आप हमारे दर्शकों को सुना देंगे तो बहुत शानदार इस वीडियो का अंत होगा। दरअसल क्या है कि मैं कभी भी जो कविताएं लिखता हूँ मुझे वो कंठस्थ याद नहीं रहती है। मैं उन कविताओं को, तो मैं आपको कविताएं अलग कभी भेजूंगा, है ना। अभी मुझे क्योंकि मैं नहीं सुना पाऊंगा अभी आपको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहती है चीज़ें। और कविता तब है अगर उसको फ्लो में पढ़ा जाए तो उसका, है ना, उसका समझ आ जाए। लेकिन ये है कि आने वाले समय में मैंने जो एक्सपेडिशन किए हैं उन पे मैंने वृत्तांत लिखे हैं और वो बहुत मज़ेदार होंगे। और मेरी ऐसी आशा रहेगी कि वो अगले 1 साल के अंदर पब्लिश हो जाए, क्योंकि मुझे अभी एक बहुत महत्वपूर्ण पीक है जिसके बारे में मैंने सोचा है कि अगर मैं उसको कर पाऊँ तो उसके बाद में शिवलिंग। अच्छा। हाँ, अगर वो मतलब एक ड्रीम है कि मैं शिवलिंग क्लाइंब कर पाऊँ। बाकी मैंने कभी ऐसा अगर संभव हो सका, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मौसम, भाग्य, ये सब चीज़ें भी मायने रखती है। तो ऐसा मैंने सोचा है कि मैं शिवलिंग क्लाइंब करूं और उसके बाद में उस सारा जो यात्रा वृत्तांत है उसकी एक किताब, बहुत अच्छी किताब है, जिसमें आपको पिंडारी भी मिलेगा, जिसमें आपको गंगोत्री भी मिलेगा, है ना, जिसमें आपको किश्तवाड़ मिलेगा, जिसमें आपको क्या बोलते हैं ये ब्यास कुंड मिलेगा। तो इस तरह के अभी तक आप अभी सवाल मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, कितनी चोटियां आप चढ़ चुके हैं, कितने पर्वत शिखरों पर आप? वो कोई मायने नहीं रखता है। नहीं, फिर भी मतलब उससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि जो चढ़ने के प्लान है वो कैसे किए गए हैं, वो कितने मजबूत, वो किस तरह, मतलब चढ़ते हुए रास्ते में जो बाकी प्लान की है वो किस तरह से। चोटियाँ तो ठीक है, वो तो कहीं गए वापस आ गए, इतना कोई खास नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक बहुत मज़ेदार शौक़ है। और मैं तो कहूँगा कि जो आपके दर्शक हैं कि पहाड़ को समझें, देखें, उसकी इज़्ज़त करें, उसको बर्बाद ना करें। और वहाँ मैक्सिमम लोग जाते हैं पहाड़ में, वो बहुत बुरी तरह से गंदगी फैलाते हैं, प्लास्टिक ले जाते हैं। तो उसको रहने दें, ताकि हिमालय रहेगा तो ये उत्तर भारत का मैदान रहेगा। नहीं तो जिस दिन हिमालय ख़त्म हो जाएगा उस दिन यहाँ कुछ नहीं, रेगिस्तान हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष दा, हमसे बातचीत करने के लिए, बारामासा से जुड़ने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए जॉइन बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक प्लान चुनकर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। जुड़े रहिए बारामासा। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।